बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। बिलाखिर चीफ़ जस्टिस की नामज़दगी हो ही गई और पिछले 2-3 माह से जिस तरह से इस मुल्क के अंदर एक तरह से हिजान की सी कैफियत थी, मुल्क उससे बाहर आ गया है। पहले आईनी तरमीम और उसके नतीजे में फिर पार्लिमानी कमेटी का क़याम और उस पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को नया चीफ़ जस्टिस नामज़द कर दिया है। PTI ने इस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हिस्सा नहीं लिया, उसका अपना फ़ैसला था, उसके ऊपर भी बात होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, वो भी सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों की आमद का बेहद शुक्रिया। कर्नल सैफ कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। कितना मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पिछले 2-3 माह से लोग स्क्रीनों के साथ लगे हुए थे और जितनी भी यानी पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातें थी, उनके रहनुमा थे, उनके अलग तरह से मौक़िफ़ सामने आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से PTI ने बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये काजी फ़ाइज़ ईसा स्पेसिफ़िक है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह को बाहर करने के लिए है, उस तरह से हुआ तो नहीं, एक बिल्कुल नया नाम सामने आया है। आप किस तरह से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान भाई, चैलेंजेस पाकिस्तान को बेइंतहा है। विद इन भी चैलेंजेस हैं और हमें अपने बॉर्डर्स के पार भी चैलेंजेस कम नहीं है। न्यूक्लियर स्टेट टारगेट बनी हुई है बड़ी दहाइयों से और कोई हमें माफ़ करने को तैयार नज़र नहीं आता। इकॉनमी को धक्का दे के कमज़ोर से कमज़ोर किया गया, हमारे अपने लोगों की पॉलिसीज़ से और इम्प्लीमेंटेशन से, और बाहर वालों के कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने एग्रीमेंट किया है और कितने सालों के बाद इसको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। दुनिया में कोई भी अदारा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसका पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी का तय होता है जी, फिजिबिलिटी में 3 साल, 5 साल, 7 साल, और कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जाता जो कि 10 ईयर्स में भी ब्रेक इवन ना हो। मगर हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। इम्प्लीमेंटेशन डिले की जाती है, एस्केलेशन चार्जेस डाले जाते हैं और हर किस्म के, मैं चैलेंजेस नहीं कहूँगा, मैं हर किस्म की करप्शन शराइत करती है, इनएफिशिएंसी करती है और फेवरेटिज़म करती है, मेरिट ख़त्म हो जाता है। सही। अभी अदलिया की तरफ आते हुए हम अपने इंटरनल अदारों को, स्टेट पिलर को 1 बाय 1 अगर असेस करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जिनकी इमीडिएट इम्प्रूवमेंट चाहिए। देखना ये है कि जो हम ये 26th अमेंडमेंट भी कर रहे हैं और कितनी अमेंडमेंट हम करेंगे जबकि इसका असर गरीब आवाम तक पहुँचेगा। सही। इस वक्त 26 लाख केस अगर पेंडिंग है और हर फोरम के ऊपर सिविल जज से लेके सेशन जज तक, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो एक पार्लिमानी बोर्ड से और एक फ़ैसले से नीचे तक असर नज़र ना आए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि तमाम को मिलके रियलिस्टिक एनालिसिस करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। सही। सैफुर रहमान साहब, PTI ने जनरल फैज़ साहब को पोलिटिसाइज़ किया या वो ख़ुद पोलिटिसाइज़ हो गए और आज उसका नतीजा ये है कि वो अंदर पड़े हुए हैं। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को लेके, उनका नाम लेके जिस तरह से बानी PTI कहते रहे कि 25 अक्टूबर के बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। तो अब एक तरह से उनका भी रास्ता रोक दिया गया क्योंकि वो पोलिटिसाइज हो गए और ये उनके ऊपर लेबल लग गया कि वो PTI के जज हैं। तो यानी 2 बड़े लोग, उनको पोलिटिसाइज करके कॉर्नर कर दिया गया। एक नतीजा भुगत रहे हैं, एक जो है वो सारी ज़िंदगी अपने ज़ख्मों के ऊपर हाथ लगा के और उसकी तकलीफ़ महसूस करते रहेंगे कि अगर ऐसा ना होता तो हो सकता है मैं चीफ़ जस्टिस बन जाता। और ऑफ कोर्स चीफ़ जस्टिस बनना मामूली बात नहीं है, ये इज़्ज़त की बात है, एजाज़ की बात है। नहीं, यकीनन। वैसे एक बात तो जैसे मेरे बड़े भाई ने भी बात की कि जुडिशरी है, देखें ये प्रैक्टिकल कंडक्ट देखें ना, गुज़िश्ता कई सालों का, दहाइयों का, हमारे मुल्क में जुडिशरी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, उसको पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन होना चाहिए था ना। ये पेंडेंसी केसेस की इसकी कोई दलील नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई जवाब नहीं। और इसमें अब वैसे ही है कि किस तरह इसमें तरजीहात का तयन कैसे होता था कि लोगों के केस उसी तरह पेंडिंग चल रहे हैं, लिटिगेशन कई कई साल चलती है,
लोग मर जाते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता है, ग्रीव पार्टीज मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ते जाते हैं। देखिए मुआशरे में जब भी कोई डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो लोग अदालतों पे जाते हैं, माजी में पंचायतों पे जाते थे, वैसे तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी होता था, चलें वो अगर नहीं है तो जब तक अदालतें डिस्पेंस विद जस्टिस नहीं करेंगी तो लोगों में एक रिलीफ की कैफियत नहीं आएगी, इंसाफ नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना माशरती। चलें वो भी हो गया। अब ये जो आपने बात की मैं बिल्कुल इससे मुतफिक हूँ कि मुमकिन है, पहले तो ये मैं मानता ही नहीं कि चीफ जस्टिस अकेले पूरी हुकूमत को घर भेज देंगे, ये तो ऐसी कोई बात होती भी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे ताले आजमा चीफ जस्टिस आए 1 2 3 कि जिन्होंने बहुत सारा नुकसान भी किया कुछ ज़ातियात की बुनियाद पे, लेकिन ये कह देना कि जी वो आएंगे और पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो सारी मलिया मेट हो जाएगी, ऐसा तो ना था कोई बात। ये तो मैं समझता हूँ जिस किसी ने भी ये बयानिया बनाया, रेटरिक बनाई, तो उसने तो बाकायदा उनको नुकसान पहुँचाया ना जी, क्योंकि वो सीनियरिटी के बेस पे आ रहे थे। हुकूमत अपने तौर पे जो भी उनकी असेसमेंट थी, वो कि उनकी असेसमेंट में कुछ लोगों का ऐसे भी हाथ है जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फीड की थी कि जनाब ये आएंगे तो ये हो जाएगा। ये हालत मैं समझता हूँ इतनी मेच्योरिटी तो उनमें भी होनी चाहिए थी कि ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, सेफ्टी वार्ड्स मौजूद होते हैं। सही। तो इतना सिस्टम इतना डेलिकेट नहीं है कि एकदम ही घर भेज दिया जाएगा सबको। इसलिए ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी असेसमेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव करनी चाहिए थी। ठीक है, कर्नल सैफ कुरैशी साहब, ये जो नए चीफ जस्टिस बने हैं या अफरीदी साहब, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया कि एक तो केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है कि डिस्पेंसेशन उस तरह से नहीं हो रही। इसके अलावा और उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मसलन ये कि अदलिया इस वक्त यानी एक तासुर मौजूद है कि अदलिया धड़ेबंदी का शिकार है, तो इस तासुर को भी उन्हें ख़त्म करना होगा, जिस तरह से कि उन्हें डिस्पेंसेशन का जो प्रोसेस है उसे तेज़ करना होगा। जी मैं अर्ज़ करूँगा यकीनी तौर पे उनको करना पड़ेगा। और या अफरीदी का अपना प्रोफाइल वो इतना आउटस्टैंडिंग है कि उससे उन सब से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा सारी जुडिशरी हाई कोर्ट्स में भी उसको फौरी तौर के ऊपर उसकी तरफ देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग और जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए वो इनकलकेट करेंगे। मैं इधर ये भी कहता चलूँ कि मंसूर अली शाह साहब भी कोई कम दर्जे के जज नहीं थे, उनकी भी प्रोफाइल आप पढ़ें और उनके जो फैसले हुए हैं वो तमाम आप क्रिटिकली देखें तो वो भी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के जज थे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बहुत काबिल लोग मौजूद हैं और इन तमाम काबिल लोगों से एक गुजारिश होगी कि अभी आप तहैया करके सारा कुछ भूल के जो हो गया सो हो गया, और तहैया करके अभी आप लोग निकलें और लोगों को रिलीफ पहुँचाएँ। और इसमें एक ये भी हो सकता है कि हर केस को हम सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रास्ता खुला ना दें, हम एक आध स्टेप हर एक केस में कम कर दें। कुछ केसेस ख़त्म हो जाए हाई कोर्ट लेवल पे, उनकी अपील ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी 3 सीढ़ियाँ अबूर करके हाई कोर्ट पहुँचते हैं, सिविल जज की, सेशन की और फिर उसके बाद। और कुछ केसेस ऐसे हों कि जिनकी आर्बिट्रेशन, जैसे मेरे भाई सैफुर रहमान साहब ने बताई है कि केस दायर होने से पहले उस मामले को लोकल लेवल पे, और लोकल लेवल पे बेशक आप उसको जिरगा कह लें, पंचायत कह लें, आर्बिट्रेशन कह लें, या उधर आप स्पेशल जज साहबान बैठा दें, वकला में बड़े बड़े काबिल लोग हैं, आप ऑनररी मुझे जो भी आप उसको शक्ल दें, मगर एक मामला जो इस नेचर का हो कि उसको पहले अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में कोई किसी ना किसी को फ़ौरन उसी दिन अटेंड करके सॉल्व करना चाहिए, उसको लीगलाइज कर दें, उसको उसके लिए कानून पास कर दें, उनको पावर दे दें कि वो उसको उधर निपटा सकें। और हर स्टेज पे फिर ये जो एक अकेला बंदा फैसला करे, इसकी बजाय आप कमेटी में 11 कर लें, 21 कर लें, 31 कर लें, तो ये आप यूनियन काउंसिल से ले के फेडरल गवर्नमेंट तक हर अदारे में, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग जो है उसको ट्रांसपेरेंट करें, उसको लॉजिकल करें, उसको फैक्ट्स और फिगर पे करें, उसको मेरिट पे करें।
सही है। सैफुर-रहमान साहब, एक तासुर ये भी मौजूद है जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब के हवाले से कि वो वाज़े राय देने से गुरेज करते हैं, यानी थोड़े इंट्रोवर्ट हैं। तो अब तो जाहिर है कि जब वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे तो उन्हें फोकल होना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स जज जो हैं उनके फ़ैसले बोलते हैं, तो अपने फ़ैसलों के हवाले से उन्हें क्लियर कट राय देनी पड़ेगी अब तो। नहीं देखें, फैसले तो आमतौर पे खुद ही क्लियर कट है। वैसे मेरा एक अपना केस सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो कुछ बहुत अरसा कबल की बात है, तो उन्होंने फैसले में एक जगह इफ़ भी लिख दिया। तो मैंने बहुत सारे आउटस्टैंडिंग जो वकला थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी इफ़ तो होता ही नहीं है, अदालत इफ़ पे नहीं चलती है, अदालत तो एक वाज़े फैसला करती है कि जनाब ये बंदा सच्चा है, ये गलत है, इसने जुर्म का इर्तिकाब किया है, ये इनोसेंट है। उसके मुताबिक जो इनोसेंट है वो बरी हो जाता है, जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया उसको सज़ा हो जाती है। इसी तरह अपील में भी होता है। तो इफ़ एंड बट से तो अदालतें नहीं चलती, वाकई उसमें वाज़े होता है। मेरा ख्याल है कि इंट्रोवर्ट है, वैसे वो तो आप मुझे भी एक दफ़ा कह चुके हैं लेकिन बहरहाल कहने का ये मकसद नहीं है। इंट्रोवर्ट होना, चलो एक एक्सप्रेशन में कुछ लोग ज़रा कम बोलते हैं या उनके जहन में होता है कि कंट्रोवर्सी ना रेज हो जाए, उनके बारे में कहा जाता है कि जी नॉन कंट्रोवर्सी। लेकिन बहरहाल हाँ जी, लेकिन बहरहाल वो जो उनके फैसले, वाकई फैसलों के मामले में बिल्कुल सही कहा गया, मंसूर अली शाह हों या अफरीदी हों, अच्छे अच्छे फैसले किए हैं। और देखिए फैसला करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फिर एक अपनी बड़ी धाक होती है। हमारे जो एमिनेंट लॉयर्स होते हैं बाज़ बात ऐसे निकाल लेते हैं कि जहाँ पे इवन जजेस के लिए भी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को उसमें से निकालना और समझना। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इज्तिमाई दानिशकदा होता है ये, जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट है। तो उनके जजेस हाईली क्वालिफाइड हैं, फिर उनका तजर्बा जो है वो भी हमेशा बोलता है, और ये है कि हमें उनसे हमेशा यही तवक्को है कि वो इंसाफ ही करेंगे और मेरिट पे चलेंगे, जो उनका एक मशल बरदार हैं जिस चीज़ के। तो लिहाजा हम इस चीज़ में ना ही पड़ें कि साइकोलॉजिकली किसी का क्या ट्रेड्स हैं या क्या उनका फीचर हैं उनके अपने नफ्सियाती। करंट सैफ कुरैशी साहब, हमारे जितने भी इदारे हैं, उनके जितने भी सरबराह हैं, चाहे वज़ीर आज़म हों, चाहे चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई और पोस्ट हो, तो उनके हवाले से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या यानी वही शख्स जो है इन ओहदों के ऊपर बराजमान हो सकता है जो बड़े घर को पसंद है, यानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। तो हमने देखा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फ़ैसला आया था, तो उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने उसके ख़िलाफ़ राय दी थी। तो उससे भी लोग एक तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये अपनी एक राय रखते हैं और मनमौजी हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी, मैं उनको बड़े क्लोज से स्टडी किया है, और मैं समझता हूँ कि वो नेशनल एसेट है। वो फ़ैसला देते हुए कतई तौर पे किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, किसी की फेवर नहीं लेते। और यही खूबियाँ शाह साहब में भी हैं। शाह साहब भी इन खूबियों से कोई कम नहीं है। अल्लाह करे कि मंसूर शाह साहब भी और याहिया अफरीदी भी इतने कम्पिटेंट और इतने हाई प्रोफाइल जज हैं कि ये मुल्क के लिए अपने आप को वक्फ कर दें कि इन्होंने मुल्क की और लोगों की खिदमत करनी है। इनको अदारों के अंदर ये मौजूदा जो इस वक्त लोगों ने बात चलाई हुई है कि ये जज उस पॉलिटिकल पार्टी का है, वो उसका है, ये सारी बिल्कुल गलत और प्रोपेगेंडा है। कोई जज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हर जज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और जुडिशरी फ्रेमवर्क को डिफेंड करता है, और हमें उसमें अगर हमारा नुकसान हो या फ़ायदा हो तो हमें जज को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर गिरेबान के अंदर मुंह डाल के भी देखना चाहिए, और बेहतर होगा कि हम जुडिशरी को और बाकी भी सब अदारों को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हर जगह पे, बेहतर गवर्नेंस की ज़रूरत है हर जगह पे, बेहतर इकोनॉमी की ज़रूरत है हर जगह पे, और बेहतर एजुकेशन की ज़रूरत है हर जगह पे, बेहतर सेहत के इदारों की ज़रूरत है हर जगह पे। बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे में हैं, नीचे से लेके पीएम से लेके प्रेसिडेंट ऑफिस तक 2 नंबरी, बेईमानी और इनएफिशिएंसी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये आसानी से दूर नहीं हो सकेंगे। इसके लिए शहबाज साहब पंजाब में भी बहुत काम करते रहे हैं, और हमें बहुत सी उम्मीदें हैं कि शहबाज साहब इसके अंदर हर तरफ से इसको बेहतर करेंगे। उन्होंने आगाज़ किया है, इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर ली है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी इसके बाद उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मजबूत हो गई हैं, आसान हो गई हैं। तो अभी उनकी रफ्तार जो कि नोन है पंजाब स्पीड या एसएस स्पीड, तो नज़र आनी चाहिए विद एक्यूरेसी।
सही सैफुर रहमान साहब, अब पंजाब जो गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको तो यानी वो पहले जो खतरा लाहक लगा हुआ था कि जी 25 अक्टूबर आएगी तो पता नहीं क्या होगा, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे तो हो सकता है कि वो फोरेंसिक ऑडिट दे दें इलेक्शन का। यानी जितने लोग उतनी बात, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है कह रहे हैं आप। तो अब वो एक तासुर तो ख़त्म हो गया है। अब ज़ाहिर है और तरह का माहौल है, नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, जब वो काम करेंगे तो उनके काम से उनकी सोच, उनकी फ़िक्र का अंदाज़ा होगा। तो हुकूमत ने एक तरह से रिलीफ महसूस किया। अब जिस तरह से कर्नल सैफ साहब ने जिक्र किया कि अब यानी हुकूमत ने ये वाला जो माइलस्टोन था ये अबूर कर लिया, अब उसके सामने दीगर चैलेंजेस हैं जिनकी तरफ उसने जाना है। तो क्या लगता है कि हुकूमत को साय ऑफ रिलीफ मिला होगा? अब वो कुछ उन उमूर को देखेगी जो कि इसके बाद ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो इनहेरेंट फियर होता है, कोई भी कोalition गवर्नमेंट होती है ना जी, इत्तेहादी हुकूमत, उसमें एक हल्का सा एक खौफ या अंदेशा तो रहता है कि जी हमारी हुकूमत जो है वो कमज़ोर बुनियादों पे खड़ी है। तो कोalition के बारे में दुनिया भर में ऐसे मखलूत हुकूमतें जहाँ जहाँ भी होती हैं, लेकिन शहबाज साहब को मैंने काम करते देखा। कर्नल साहब भी माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और एक थिंक टैंक फोरम भी चला रहे हैं अपना, नेशनल डेवलपमेंट फोरम। तो वो मैंने देखा है शहबाज साहब के अंदर एक ख़ास जज्बा है कि मैं काम करके सुरखरू हूँ। तो वो जज्बा, ठीक है, हम लोग उनके मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं भी उनका कोई एडमायरर या फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन काम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि काम के लिहाज से जो भी प्रोजेक्ट लिया उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत की, बल्कि उनकी टीम बात का थक जाती थी तो उनको मैंने अनथक देखा। मैंने कई उनकी मीटिंग्स अटेंड की जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, और सुबह 6 बजे मुझे बुला लिया जाता है कि जी आप अपनी आंखों से आगे देखें। और बात का IG पंजाब, वहाँ CCPO, चीफ सेक्रेटरी उन दिनों के वो बैठे होते, वो कह रहे थे यार हमें तो सोने भी नहीं दिया चीफ मिनिस्टर ने। तो मैं कहता था यार ये तो कौम के लिए तो अच्छी खबर है ना कि वो कोई काम कर रहे हैं। देखिए काम की जो तयन आपने करना है तरजीहात का कि जी प्रायोरिटी पे ये होगा ये होगा, जब आप काम करते जाएंगे तो प्रायोरिटीज भी ठीक होती जाएंगी। लेकिन जब आप अपने पे तसाहिल और एक तकब्बर की सी एक सिचुएशन, सेल्फ कंप्लेसेंस की पैदा कर लेंगे, बस मैं बड़ा मकबूल हूँ, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, सही, वो फिर उससे आप डिलीवर नहीं कर सकते। अब दुनिया, अब हमें बहुत वाकई बड़ी अच्छी बात की कर्नल साहब ने, इतने चैलेंजेस हैं, इसका हल एक ही है, जहानत के साथ काम काम और काम, और हर लम्हा काम। और इसमें शहबाज साहब में ये मैंने देखा है, हमने, चूंकि मैं एक CSS ऑफिसर हूँ, हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती थी कि जी लीडरशिप इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इस तरह के कई होते हैं। तो ये मैंने देखा है शहबाज साहब काम ले लेते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से काम लेना कोई सौखा काम नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बड़े बड़े रखने डालने वाले, बड़े बड़े जुगादड़ी और बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, लेकिन बार बार वो कन्विंस होते भी हैं और कर भी लेते हैं। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि इस तरह अगर वो चलते रहे बेखौफ हो गए तो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। सही, कर्नल साहब ये PTI जो है ये यानी प्लेटफॉर्म्स खोती चली जाती है। हमने देखा कि पहले इन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए, अब यानी जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए, उसका भी बायकॉट कर दिया। उसमें जाते अपना यानी जो भी उनकी राय थी उसका इजहार करते, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ही वोट करते। तो वहाँ उनकी प्रेजेंस तो होती, एक पार्लियामेंट के जो इदारे हैं उसके जो फोरम्स हैं वहाँ रह के भी अपनी राय का, अपने एहतजाज का इजहार कर सकते हैं। मैं ये अर्ज़ करूँ जी कि जितना नुकसान पाकिस्तान को PTI की गलत पॉलिसीज़, उनकी इनएफिशिएंसी, उनकी ना तजर्बाकारी और उनकी विद इन देयर रैंक्स एंड फाइल डिस एग्रीमेंट और इस किस्म की जो चीज़ों ने जितना नुकसान मुल्क को पहुँचाया 2014 से लेके जब कंटेनर खड़े किए, उस वक़्त से लेके 2022 तक थ्रू आउट गवर्नमेंट में थे या गवर्नमेंट में नहीं थे, हर रोज़ मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया जी। आप एक एक दिन की तफसील लेके बैठ जाएं, एक एक दिन को देखें कि PTI ने क्या डिलीवर किया इस कौम को और इस मुल्क को, और क्या लूज़ किया उन्होंने। जब गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने इस हद तक इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी कि बाकी काम सारे उनके पीछे रह गए। डेवलपमेंट भी पीछे हो गई, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी पीछे हो गई, गवर्नेंस भी किसी को नहीं पता। और अगर उनको पॉइंट आउट भी किया गया, जब चीज़ें पता लगी कि बुज़दार साहब नहीं परफॉर्म कर रहे, बताया भी गया, उसके बावजूद उनकी ज़िद नहीं गई और बजाय उसको ठीक करने के खान साहब खुद आके पंजाब में हर वीकेंड में बैठ जाते थे डिसीजन मेकिंग के लिए।
फिर जितने भी काम उन्होंने कहा, जब वो यूएसए से वापस आए ट्रंप को मिलके, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो एक और वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या जीत लिया था? कश्मीर गवा दिया था। मैं ये कहूँगा जी कि उन्होंने बड़े अच्छे जज को बड़ा ही नुकसान पहुँचाया है। मेरिट के ऊपर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बहुत अच्छे चीफ जस्टिस होने थे और उनकी कोई किसी भी जमात के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर इन्होंने जिस तरीके से, जिस बॉन्डे तरीके से उनका नाम लेना शुरू किया और प्रोपेगेंडा शुरू किया, उसने एक बड़े ही अच्छे जज को आज के दिन में गमज़दा किया। मैं ये उनसे गुजारिश ये करूँगा अभी अदलिया से कि कोई भी जज रिज़ाइन ना करे, कोई भी जज बावजूद 26th अमेंडमेंट के टीम सारी कंपोज रहनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग से, और आप पूरा जोर लगा के अदलिया को बेहतर कर जाएं, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हम यही समझेंगे कि या अफरीदी साहब में इतनी काबिलियत है कि वो तमाम जज साहिबान को साथ लेके चलेंगे। आज के दिन में मैं देख रहा था कि वो काजी साहब को भी मिले हैं, जाने वाले चीफ जस्टिस को, और वो जाके मंसूर अली शाह को भी। तो ये बहुत अच्छी रवायत है और ऐसी ही रवायत विद इन अदारों में होनी चाहिए, तमाम अदारों में होनी चाहिए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नामजदगी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब और कर्नल सैफ कुरैशी साहब, दोनों सीनियर एनालिस्ट हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब, हमने देखा है कि हमारी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके जो सोशल मीडिया विंग है और इवन उनकी जो लीडरशिप है वो मुख्तलिफ जजेस को टैग करती है और उन्हें यानी एसोसिएट करती है कि इस जज का ताल्लुक फलां पार्टी से है। और हमने देखा है कि जजेस की तरफ से अमूमन कम इस तरह के बयानात सामने आते हैं जिससे कि वो लगे कि उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात की तरफ है या उनका झुकाव उस तरफ है। तो इसमें जजेस का भी अपना रोल है कि जजेस भी यानी कोई इस तरह का कोई लाहे अमल अपनाएं कि जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब एट आर्म्स लेंथ रखें कि जी हमारे बारे में आप लोग इस तरह से बात ना करें, हम यहाँ पे किसी और मकसद के लिए बैठे हुए हैं, हमारा काम जो है वो फैसले देना है। देखिए कुछ इदारे ऐसे होते हैं, नेशनल मसलन अदालतें हुई, इसका अस्करी इदारे भी हुए। मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा कर्नल साहब जानते होंगे, डायरेक्टर जनरल सानू लागते ISI के, मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में था, वो तशरीफ़ लाए तो मैंने उन्हें पूछा कि जनरल साहब ये कुछ मसाइल इस तरह चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मीडिया आपके अगेंस्ट चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम जवाब नहीं दे सकते ना। तो ठीक है उनका ISPR होता है, लेकिन ये काम तो नहीं कि हर वक्त वो इस काम को करते रहें। अदालतों का तो और भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस होता है पब्लिक डिस्कोर्स से कि हर वक्त पब्लिक में वो बात नहीं कर सकते, वो कि उनका PR शोबा होता है। लेकिन अदालतें बहरहाल जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि उनके जजेस के फैसले बोलते हैं, तो फैसले ही बोलते हैं। तो ये ज़रूर है कि चूँकि अब हमारे जज साहिबान जो हैं वो माजी के जज साहिबान की निस्बत यानी उसके मुकाबले में अब वो सोशलाइज भी करते हैं थोड़ा बहुत। तो सोशलाइज जब आप करते हैं तो आपके कई ऐसे लोग होते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो थोड़े से आपके हम ख्याल नहीं होते, वो फिर स्प्रेड कर देते हैं। ज़ाहिर विस्पर मॉन्गरिंग तो हमारे मुआशरे में बहुत है कि जनाब आज हमने उधर बैठे खुद थोड़ा सा मसाला भी लगा दिया कि वो उनका तो रुझान इधर है। मैं तो पहले दिन से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, जज किसी का ना सगा होता है ना सौतेला होता है। वो जज तो अपने मिशन पे होता है अपना उसका जस्टिस देना। तो इसलिए ये तासुर जो कायम हमारी पार्टियां कर रही हैं, ये भी उस सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं उसी सोशल मीडिया वॉर का और प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है, सेगमेंट है कि डराए रखो हुकूमत को, चलो हमसे नहीं डर रही, डरने से डरा लो, डरने से नहीं डर रही तो जज से डरा दो। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ये मेरा जज तेरा जज का ये जो रेटरिक है ये बिल्कुल सरासर बिल्कुल मैं नहीं समझता किसी तरह भी ये जायज़ है, ये बिला जवाज़ है। ये मुआशरे में खामखा एक तकसीम का सा एक इंतशार की कैफियत, ये कोई वी आर नॉट डूइंग सर्विस जो भी पार्टी कर रही है, इट इज़ नो पब्लिक सर्विस, इट इज़ डिस सर्विस टू द पब्लिक। कर्नल सैफ साहब, हमने देखा कि जो 26वीं आनी तरमीम थी उस हवाले से जो रिसर्च वर्क चल रहा था, जो मेहनत हो रही थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत पेश थे और वो जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें कर रहे थे, फिर जाके जो उनकी अपनी जमात है उसको और कोलिशन गवर्नमेंट को बताते थे, तो वो यानी बहुत यानी अनपैरेलल था वो। क्या इसका सिर्फ इतना ही मतलब हम ले सकते हैं कि वो ये तरमीम लाना चाह रहे थे या इसके पीछे कोई और उनका एजेंडा भी हो सकता है? देखिए जी, मैं सियासी लीडरशिप को जितनी क्लोज स्टडी करता हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे बार बार ये चीज़ सामने आती है
कि इन्होंने कितने फैसले किस लीडर ने किए जो कि कौमी मुफाद में थे, और कितने फैसले इन्होंने ऐसे किए कि जो कौमी मुफाद में नहीं थे। और ये मैं हर एक दोस्त को कहूँगा और हर एक लीडर मोहतरम को कहूँगा कि वो भी किसी वक्त बैठ के अपना एनालिसिस करें कि उन्होंने किस वक्त क्या रोल अदा किया और इसका इम्पेक्ट क्या हुआ बाद में, और उनकी दूरअंदेशी कितनी कुस्में थी और उनकी कॉम्पिटेंस कितनी थी और उनका विजन कितना था। आते हुए इस चीज़ पे कि बिलावल ने वाकई बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है इस अमेंडमेंट के दरमियान। कितनी दफ़ा उन्होंने गए और उन्हें ना सिर्फ ये कि फजलुर रहमान साहब से उन्हें रब्ता रखा, वो ये भी कहते रहे कि हम सब पार्टियों को साथ लेके चलेंगे, और उन्होंने किसी न किसी तरीके से पीटीआई को काफ़ी हद तक साथ सलाह मशवरे में रखा। दूसरी बात ये कि उन्होंने जाके सिंध में जलसे भी किए जहाँ उन्होंने इसी अदलिया का जिक्र इसी टॉपिक के ऊपर किए, और फिर वापस आके उन्होंने कोई जगह किसी जगह कोई गैप नहीं छोड़ा। फिर मैं देखता रहा हूँ कि आधी रात को ना सिर्फ बिलावल बल्कि बाकी सारे भी, जरदारी साहब, वज़ीर आज़म, हमारी पूरी टीम उनकी वज़ीर आज़म की, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, और छोड़े पीटीआई की सारी टीम भी फजलुर रहमान साहब के घर बैठी होती थी। और ये जितनी कि कम्युनिकेशन और क्लोज़ कम्युनिकेशन सियासतदानों ने करके ये अचीवमेंट की है, वेल डन। मगर इतनी ही कोशिश या इससे ज़्यादा कोशिश मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अभी करेंगे कौमी मुफाद में, और हर चीज़ को वे करेंगे, हर फैसले को वे करेंगे कि अपनी ज़ाती फ़ायदा की कुर्बानी दी जाए, अपने ज़ाती मुफाद की कुर्बानी दी जाए और कौमी मुफाद में लाया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कमज़ोर हैं, जो डिफेक्टिव हैं। रिकोडिक का एग्रीमेंट डिफेक्टिव है, आपका सैंडक का अरेंजमेंट डिफेक्टिव है, आपका ग्वादर का अरेंजमेंट जहाँ सिर्फ 9% है और 91 किसी को, वो डिफेक्टिव है। खुदारा इन तमाम को खोल के इनको देखें और इनको बेहतर करें। सही सैफुर रहमान साहब, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनका जो डिज़ास्टर्स आस्पेक्ट सामने आ सकता है वो उसी वक्त आएगा जब मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में जाएगी। तो यानी जाहिर है कि अब तो उसके यानी जो बेनिफिट्स हैं उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो क्या लगता है, जाहिर है कि किसी भी एक सियासी जमात की हुकूमत हमेशा तो नहीं रह सकती, तो कभी ना कभी उन्हें अपोजिशन में आना होगा। देन दे विल रियलाइज़ के इसके अंदर क्या कमी रह गई थी या इसे किसी और तरह से होना चाहिए था। नहीं, देखिए कमियां तो रह ही जाती हैं, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, तरमीम होती रहती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छी सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद है कि 2/3 अक्सरियत के बगैर तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये ना एक ट्रेंड बन जाए कि जी हर दूसरे रोज तरमीम आ जाएं, सियासतदान को ये सूट करता है वो नहीं सूट करता। ये अच्छी बात है कि ये जो बात की गई अभी कल साहब ने कहा कि आपस में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई। बिलावल साहब का एक लफ्ज़ में कहूँगा, फिर मैं आगे आ जाऊँगा डिज़ास्टरस इफेक्ट्स की तरफ। बिलावल साहब की जो स्पीच थी ना, बड़ी बोल्ड किस्म की स्पीच थी। उसमें वो जो मैंने इब्तदा में कहा ना कि जुडिशरी हैज़ बीन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हर वक्त तो नहीं रही, लेकिन कोई बहुत बड़े बड़े मेजर डिसीजन ऐसे आए जिसमें जुडिशरी ने बहुत इम्बैलेंस क्रिएट किया हमारे यहाँ। और उस हवाले से उन्होंने उस स्पीच में जिक्र किया कि हमने आर्टिकल 58(2)(b) जो है वो वापस किया सदर ने, और आगे जाके वो अदलिया ने ले लिया प्रैक्टिकली। तो हमारे यहाँ ये एक तजावुज़ का एक रुझान रहा है कि जिस आदमी के पास भी इख्तियार है और वो समझता है मैं किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूँ, वो इंतहा तजावुज़ करता है, चूँकि इंतहाओं में हम रहते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे में कोई मेच्योरिटी आती ही नहीं है। बड़ा अहदेदार हुआ, वो बचपन की लड़ाइयाँ वो बड़े अहदे के साथ करता है। अब डिज़ास्टर की जो बात है, देखिए कुछ 2-3 चीज़ें तो उसमें अच्छी हुई हैं। मेरे साथ एक और टीवी प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स थे जो थोड़ा पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं। मैंने कहा ये पीटीआई वाले कह रहे हैं हम आएंगे और 2/3 के साथ इसको स्क्रैप कर देंगे। उन्हें कहा वो मुझे कहने लगे कि जो इख्तियार अब इनको मिल गया है वो पीटीआई अपना इख्तियार किसी और को क्यों देगी। तो इख्तियार की तो जंग है। अगर गुस्से में कोई बाइकाट कर रहा है तो वही कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे इख्तियार दो। अगर कोई कुछ भी इस तरह का रवैया देखे, कोई जेल में है, कोई बाहर है, कोई बाइकाट कर रहा है, रवैये सब के वही हैं बेपनाह इख्तियार हासिल करने के एट द कॉस्ट ऑफ दी अदर्स। तो लिहाजा डिजास्टर्स इफेक्ट मुझे नहीं नजर आ रहे। एक देखें बड़ी अच्छी बात हुई, सुओ मोटो कोई ख्वाब आता था तो आप सुओ मोटो ले लेते थे। अब उन्होंने कहा ये केस आपके मद्देनजर है, उसमें कोई कंटेंट्स के अंदर आप कंटूर्स उसके अंदर आउटलाइन के अंदर आप सुओ मोटो ले सकते हैं।
ये नहीं कि आप अपनी मनमानी से करते। ठीक है करण सैफ साहब, ये भी हुआ है कि जुडिशल एक्टिविज्म का खात्मा हो गया है कि जिस तरह से पहले चीफ जस्टिस जो थे जब दिल चाहता था सो मोटो ले लेते थे, जिस वाक़े के मुताल्लिक उनको लगता था कि इसके ऊपर मुझे इसे टेकअप करना चाहिए उसे टेकअप कर लेते थे। तो अब एक तरह से उसके ऊपर फुल स्टॉप आ गया है। और फिर हमने ये भी सुना है कि जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं याह्या अफरीदी साहब, तो ये भी जुडिशल एक्टिविज्म के हामी नहीं है। ये भी कहते हैं कि सिस्टम जो है उसके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो अपने आप को सरवाइव करे, ना कि आप पिक एंड चूज़ करेंगे जी इसको मुझे जल्दी जो है वो इसका फ़ैसला करना है और इसका बाद में फ़ैसला करना है। तो एक तरह से हमने देखा कि जो जस्टिस थे जो यानी जुडिशल एक्टिविज्म के हामी थे, जिनमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और उसके बाद फिर साकिब निसार साहब, तो इनको एक लाइमलाइट में रहने का भी शौक़ था। टेलीविजन के ऊपर इनकी कवरेज होती थी, इनके केसेस के हवाले से घंटों ट्रांसमिशंस चलती थी, तो एक तरह से उसको भी अब ब्रेक लग जाएगी। जी मैं अर्ज़ करूँ आपने फुल स्टॉप कहा, एक्टिविज़म किसी न किसी हद तक हमेशा रहेगी जी। ये डिपेंड करता है कि कौन कैसा चीफ जस्टिस है, उसका इनिशिएटिव क्या है, उसका विजन क्या है, वो चीज़ों को डिलीवर कैसे करना चाह रहा है। तो एक्टिविज़म टोटली तो फुल स्टॉप नहीं यानी उसकी कोई नई शक्ल सामने आ सकती है। उसकी जो ये है कि हर पर्सनैलिटी की अपनी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आती रहेगी। मगर अच्छा फ़ैसला ये हुआ है कि बिल्कुल हवा में कोई चीज़ पकड़ने की बजाय फैक्ट्स एंड फिगर और विद इन द केस और विद इन द लॉ की बाउंड्री जो हैं उसी के अंदर से किया जाएगा। मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहूँगा बड़े दुख से कि इस वक्त जो हालत है, अफसोस दर अफसोस कि शाही ना बना तू, हमें शहीनों की ज़रूरत है। अफसोस दर अफसोस कि शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आँख ने फितरत के इशारात, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो ये पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो सारे के सारे डूबेंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा मजबूत होगा तो सारे फ़ायदा उठाएंगे। हमने कौम नहीं बनाई, हमने अपनी कौम को ना पेरेंट्स ने ध्यान दिया है बच्चों पे, ना टीचर्स ने दिया है। हमने सब स्टैंडर्ड टीचर, सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनको नहीं ठीक किया, जिसका एंड रिज़ल्ट ये है कि इस वक्त कौम की मॉरल साइड और इसकी बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैंसर ज़्यादा हैं। इनकी तरफ ध्यान दें, कौम बनाएं, पाकिस्तान बचाएं। सैफुर रहमान साहब अली मीन गंडापुर है जान अंगेज़ी के हवाले से मशहूर हैं और आज भी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर ये तरामीम वापस नहीं ली जाती तो मैं इस हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा। तो फिर वही जिस तरह से करण सैफ साहब ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इस मुल्क को एहतजाज सूट नहीं करता, इस मुल्क को जो है वो पीस प्रॉस्पेरिटी सूट करती है। तो फिर अब जितने प्लेटफॉर्म्स थे उनके ऊपर आपने परफॉर्म नहीं किया, अपनी राय का इजहार नहीं किया और फिर आप कह रहे कि जी मैं सड़कों के ऊपर आऊँगा जब तक कि ये तरामीम वापस नहीं ली जाती। तरामीम तो बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पर मैं उन पे वो इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा जो इमरान खान के बहुत करीबी अजीज़ लगाते हैं और मेरे सामने बैठ के लगाया। इनके बारे में अली मीन और एक और जो आजकल चेयरमैन है। लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अली मीन गंडापुर का वो तर्ज़ अमल है जिस तरह के CIA का होता है कि बाज़ बात एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, कहा कुछ जा रहा होता है और दरूने पर्दा कोई अज़ाइम और होते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जैसे आपके मुहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वहाँ गए पेशावर और एक बात हुई, तो आपको जब KB के हाउस से भी निकले तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स की रेटरिक या एक बयानबाजी ज़रूर करते हैं, एक ख़ास लेवल तक वो जाते हैं लेकिन एक ख़ास हद से आगे नहीं जा रहे। तो वो एक कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग भी है, वो अच्छी बात है कि मुल्क का एक अहम यूनिट है KB के, अगर उसकी वफाक के साथ या रियासत के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन इस बहुत ज़्यादा तजावज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन ये भी है कि जो उनका फॉलोअर है वो जो ख़ास तौर पे अंधी तकलीद करने वाला ब्लाइंड फॉलोअर, वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो बाज़ का इन सिग्नल्स को मिसरीड कर लेता है। जैसे अभी देखें ना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो पश्तीन का जो एक बयानिया है वो इतना ज़्यादा सेल हुआ है कि कई लोग बाकायदा उसको बाय करना शुरू कर दिया, हुकूमत को बैन लगाना पड़ गया। आज हम पहले प्रोग्राम में यही डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल हो गया, गो के बड़ी सूझबूझ और अफाम तफहीम से हल किया जा रहा है। लेकिन आम फॉलोअर जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़रा पैशनेट ज़्यादा होता है, जुनूनी होता है,
वो बात का उसको आप वैसे ही कह दें चलो यार ये पकड़ लो ये कर लो, जैसे 9 में हो गया। तो इसलिए खदशा तो रहता है कि इस तरह की बयानबाजी से वो नफरतें अगर आप परवान चढ़ाएंगे, तो जैसे कर्नल साहब ने कहा हमें तो लम्हा लम्हा फूंक के आगे चलना है, एक एक लम्हा हमने तरक्की की तरफ, अमन की तरफ, फायर फाइटिंग की तरफ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और यगानगी की तरफ उठाना है। अदरवाइज वाकई हमारी सर्वाइवल एट स्टेक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है कर्नल साहब एक यानी तासुर नहीं है, लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं और हमें चीज़ें सामने भी नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से PTI से कुछ लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के अप्रूवल के लिए वोट किया है, यानी विद इन PTI इस वक्त दरार है और ऑर्गेनाइज नहीं है। आज सलमान अकरम राजा जो उनका बयान सामने आया और उन्हें अपने साथियों को चमचागीर कहा कि कुछ चमचागीर ऐसे हैं जो मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं D चौक पहुंचूं, लोगों के बच्चों को गिरफ्तार करवाऊं, उनके चूल्हे बंद करवाऊं, और लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस वक्त निकलूंगा जब ज़रूरत होगी, लेकिन इस तरह के एहतजाज जिस तरह से कुछ लोग या कुछ रहनुमा करना चाह रहे हैं, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। और ज़ैन कुरैशी और इसके अलावा बेशुमार यानी अफराद हैं, रहनुमा हैं, जिनके हवाले से गुफ्तगू शनीद हो रही है। जी, मैं अर्ज़ करूँगा कि PTI की लीडरशिप बेहतर नज़र आएगी, मैं समझता हूँ, चंद एक महीनों के बाद। ये जो चाइल्डिश, बड़ी अच्छी खबर ये जो चाइल्डिश एटीट्यूड और ये जो हर रोज़ का रोना रप्पा और हर रोज़ डिस्टेबलाइजेशन, आप कब तक अपने वोटर को सड़कों पे रखेंगे? एक लिमिट होती है, वो आपका वोटर अभी इतना नहीं आएगा। अक्लमंदी से मुल्की मामलात के मुतल्लिक सोचें, उसके हल के मुतल्लिक सोचें, और PTI से लोग ये देखें कि ये मुल्क को किसी इस्तकाम में की तरफ ले जा रहे हैं। इस्तकाम में पाकिस्तान होगा तो मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। सही। खुदा का नाम लेके इसको इस तरीके से ज़ाया ना करें। नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें, 5th वार की जनरेशन का भी ध्यान रखें, टेररिज्म हमें कहाँ तक सरायत कर गई है इसका भी ध्यान रखें। और ख़ास तौर पे जब KPK आपके पास है तो कोई एफर्ट KPK से ऐसी गुजरे जिसमें ये नज़र आए कि टेररिज्म के एलिमेंट्स उधर से ट्रैवल करके बाकी मुल्क में आ रहे हैं, तो ये कोई माफ़ करने वाली बात कौमी सतह पे नहीं होगी। सही। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मियां सैफुर रहमान साहब, कर्नल सैफ कुरैशी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का बेहद शुक्रिया।